हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सेमेस्टर 4 का थर्ड चैप्टर यूनिट 3 जो कि है कंट्रोलिंग। इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 क्लास या 1 क्लास इसको लगेगा। जब स्टार्ट करते हैं देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और इस चैप्टर से एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। तो टोटल 2 क्वेश्चन आपको करना है 5 मार्क्स का। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोलिंग। अब देखिए सिलेबस में कितना छोटा सा दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़िएगा आप, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। 3-4 चीजें। देखिए चैप्टर तो हम लोग समझाएंगे पूरा सीक्वेंस में। आप जब पढ़ना चालू कीजिए, आप जब क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि यही सब सिलेबस में है, हमको इसी सब को पढ़ना है, ठीक है। और अब तक जो हम लोग का पेड बैच में इनरोल नहीं हुआ है तो हम लोग इनरोल हो जाइए, क्योंकि हम लोग जो है अब पूरा वीडियोस यूट्यूब में नहीं आएगा। अगर आप हम लोग का पेड बैच को परचेज करते तो ये सब नोट्स जो है आप लोगों को, जो चैप्टर 1 स्टाफिंग में तो दिया हुआ ही है सबको, कंट्रोलिंग एंड ऑल सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, और फिर एग्जाम जब करीब आने वाला रहेगा दिसंबर तक तो हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1.5 महीने एग्जाम का बाकी रहेगा, तो उस वक्त जो है हम लोग आपको इंपॉर्टेंस भी देंगे। एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आपको आंसर राइटिंग बताया जाएगा, आपका आंसर राइटिंग चेक करेंगे, आपको बताया जाएगा क्यों आपका मार्क्स जो है कम आ रहा है या क्यों आपका आंसर में जो है कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, कैसे आप उसको इंप्रूव करिएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग सभी को पता है सर, ये तो कोई नया वर्ड नहीं है। कंट्रोलिंग वर्ड का मतलब हम लोग सबको पता है। कंट्रोलिंग का मतलब सर किसी को कंट्रोल करना, किसी का एक्टिविटीज को अपने डिजायर के हिसाब से होने देना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। अब सर क्या कंट्रोलिंग अच्छा है या बुरा है, अच्छा चीज है या बुरा चीज है? देखिए यहाँ पे जो पिक्चर में डिस्प्ले किया है ये देखकर लग रहा है नहीं कितना गलत चीज है। देखिए किसी को बांध कर रखा है, देख रहे हो, बांध कर रखा है और जो है अपने हिसाब से जो है काम करवा रहा है। सो क्या इज कंट्रोलिंग बैड? नो, कंट्रोलिंग इज नाइदर बैड नॉर गुड। इट कैन बी बैड, इट कैन बी गुड एज वेल। ठीक है, देखो कोई भी चीज मॉडरेट में करने से वो अच्छा होता है। बहुत ज्यादा या बहुत एक्सट्रीम कोई चीज किया जाए या एकदम ही लीनियंट किया जाए तो वो चीज का रिजल्ट जो अच्छा नहीं होगा। अब देखो कंट्रोलिंग के एक परफेक्ट एग्जांपल है, अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, हम भी एक टाइम में स्टूडेंट थे। हमको भी घर से बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस मिलता था, ये करना है, वही ये नहीं करना है, इससे मिलना है, उससे नहीं मिलना है। तुम लोगों को भी मिलता होगा, ये करो, ये मत करो। तो क्या ये चीज बुरा है या अच्छा है? फिर हम बोल रहे हैं इन मॉडरेशन इट इज गुड। मान लो कोई पेरेंट्स है अपने बच्चा को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, मतलब जो पेरेंट्स बोलेगा तो वही बच्चा को करना पड़ेगा, तो ये तो कंट्रोलिंग हो गया। इन एक्सेस, एकदम एक्सट्रीम में, तो क्या ये चीज सही है? नो, इट इज नॉट गुड। वो एक कहावत है ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज्ड द बेस्ट लायर्स। मतलब जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है अपने बच्चे को, वो बच्चा देखना झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, और उसको झूठ बोलने का स्टाइल ऐसा होगा कि सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है, अगर आप झूठ बोलते हो तो कहीं लड़खड़ा जाते हो या आपको जो क्लोज फ्रेंड है वो पकड़ लेगा ये झूठ बोल रहे हैं। बट जो जिसके गार्जियन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका जब बच्चा लोग, बेटा या बेटी जब झूठ बोलेगा, सामने वालों को समझ में नहीं आएगा ये झूठ बोल रहा है, लगेगा हाँ सच बोल रहा है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलेगा कि नरेंद्र मोदी शर्मा जाएगा कि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोला जा सकता है। सो बहुत ज्यादा जिसका पेरेंट जो है वो कंट्रोल करके रखता है स्टूडेंट को या अपना बच्चा को, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। वो जब बच्चा जब वो खुलेगा, जब उसको मिलेगा थोड़ा सा मौका, तब वो ऐसा बड़ा बड़ा केस करेगा जो पूरा फैमिली जो है वो टेंशन में आ जाएगा। और वो पेरेंट जो बहुत ही ज्यादा लीनियंट छोड़ दिए अपने बच्चों को कि जाओ जो करना है करो, जहां घूमना है घूमो, रात का 5 बजे घर आ रहा है, 2 दिन तक घर ही नहीं आ रहा है, कुछ कोई बोल रहा नहीं, तो क्या ये भी अच्छा है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इन मॉडरेशन में होना चाहिए कि कुछ चीज का परमिशन मिल रहा है, कुछ चीज का नहीं मिल रहा है। कि ठीक है भाई अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, तुम गए दिन में शाम में,
वापस आ गए, रात होने से पहले वापस आ गए। ठीक है, तुम किसी दिन खेलने चले गए, किसी दिन बैठकर पढ़ रहे, किसी दिन आप पार्टी में चले गए, किसी दिन आप नहीं गए, किसी दिन आपको कुछ चाहिए तो घर से मिल गया, किसी दिन नहीं मिला। तो ये जो होता है ये परफेक्ट कंट्रोलिंग होता है। जैसे हम लोग के साथ हुआ था, कभी कोई चीज़ का परमिशन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो बोलते थे घर वालों को मान जाता था, हाँ बेटा जाओ जाओ जो करना है करो। या ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी बोलते थे तो घर वाले लोग मना ही कर देता था कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है। समझ में? तो कंट्रोलिंग इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड। अगर उसको मॉडरेशन में किया जाए तो इट इज वेरी गुड, बट एकदम एक्सट्रीम और एकदम लीनियंटली अगर रख दिया जाए इसको तो इट इज हार्मफुल। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ेंगे तो वो फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चा को अपना कंट्रोल किया जा रहा है इसके बारे में नहीं पढ़ाया होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोलिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग सर? कंट्रोलिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस through which managers evaluate and compare the actual performance of the employees with the predetermined or targeted plans। क्या मतलब है सर? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि मैनेजर्स आपका परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा, चेक करेगा और कंपेयर करेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से जो प्लान्ड किया हुआ है, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्या वो परफॉर्मेंस जो प्लान्ड है, प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस था, जैसे बोला गया था इस तरह से करना है, उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। अगर हो रहा है देन वेल एंड फाइन, अगर नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है डिविएशन आने का, इसको फाइंड आउट करके करेक्ट किया जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोलिंग। Controlling may be defined as the process of determining what is to be accomplished। कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये डिटरमाइन करना कि क्या हमको पाना है, व्हाट इज माई एम, व्हाट इज बीइंग अकम्पलिश, दैट इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, और अगर जरूरत पड़ा तो परफॉर्मेंस में अगर कुछ डिविएशन गड़बड़ हो रहा है तो करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करके उस गड़बड़ को ठीक करना। इसी को क्या बोला जाता है? प्लानिंग। क्या कंट्रोलिंग। ठीक है, अच्छा इसका फीचर्स तो देखो, दो इट इज नॉट इन द सिलेबस, क्या है कंट्रोलिंग के बाद, कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट के बाद इंपॉर्टेंस है, बट हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसका नेचर या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंट्रोलिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मतलब है सर? देखो कंट्रोलिंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज हम तुम लोग को तुम ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किए, 2 दिन तक मैनेजर तुमको कंट्रोल करेगा, उसके बाद बोलेगा तुम्हारा मर्जी जो करना है करो। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, तब तक कंट्रोलिंग का प्रोसेस चलेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअसली आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि वो डिजायर्ड स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है या नहीं करता है। परवेजिव फंक्शन, क्या मतलब है परवेजिव फंक्शन? कंट्रोलिंग हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। टॉप मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग का जरूरत है। ठीक है, लोअर मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग का जरूरत है। लोअर मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग का जरूरत है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग का जरूरत है, बट कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा लोअर लेवल में इसका काम है। टॉप मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग का उतना ज्यादा काम नहीं है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग का काम होता है। एक्शन ओरिएंटेड कंट्रोलिंग जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। हम कुछ एक्शन करेंगे तब ना कंट्रोल होंगे। हम बैठ कर है दिन भर घर में सो कर है तो क्या कंट्रोल होगा? जाओ वो ऐसे ही सो कर ही रहेगा। तो कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि एक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। ठीक है, नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड एंड डायनेमिक प्रोसेस। क्या मतलब है सर? गोल ओरिएंटेड एंड डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है ये जो है गोल ओरिएंटेड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है
ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल। आप क्या अचीव करना चाह रहे, तो कंट्रोलिंग किया ही जाता है ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। और कंट्रोलिंग एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका, बहुत सारा चेंजेस आते रहेगा, उस चेंजेस के साथ आपको अडेप्ट करते रहना पड़ेगा। सबको सेम तरीके से कंट्रोल किया नहीं जा सकता है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर कि वर्क जो अकम्पलिश्ड द वर्क अकम्पलिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन is as per targeted standard for achieving the main organizational goal। कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव किया जा सके उस काम से। ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस, कंट्रोलिंग जो है सिस्टम जो है उसको चेंजेस जो भी आ रहा है उस चेंजेस के साथ अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा। दे हैव टू कीप अडॉप्टिंग टू दी चेंजेस। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इसीलिए क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं सर, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। क्या मतलब है सर इसका, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग का? व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड लुकिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड लुकिंग? हम लोग क्या क्यों बोलते हैं कि बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट को देखना। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट को देखना। और फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर के बारे में बात करना। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है या बैकवर्ड लुकिंग है? सर कंट्रोलिंग जो है ये दोनों है। कंट्रोलिंग क्यों बैकवर्ड लुकिंग है? बिकॉज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट लीड्स टू अप्रेजल ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। देखो, अगर तुम कोई काम अच्छे से कर दिए, मतलब तुम्हारा जो पास्ट एक्टिविटीज था आप उसको फुलफिल कर दिए, आपका तारीफ होगा, अरे वाह गोल अचीव कर लिया, ये है ना। क्रिकेट मैच के बाद तो मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि कंट्रोलिंग एनालाइज करेगा कि यार इस मैच में गड़बड़ हो गई है, इस और काम में गड़बड़ हुआ है, क्यों गड़बड़ हुआ है, रीजन फाइंड आउट करो ताकि आगे ये चीज ना हो। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? पहला, एक्यूरेट होना चाहिए कि जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है आपका कंट्रोल सिस्टम, इट मस्ट बी एक्यूरेट। वो क्या हो, वो एक्यूरेट हो। टाइमलीनेस, इमीडिएट, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए तो इमीडिएट अटेंशन के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा हो कि अगर कुछ इमरजेंसी है और इमीडिएटली अगर किसी को मॉनिटर करना है, अटेंड करना है, तो किया जा सके, ताकि डैमेज को उसी वक्त कम किया जा सके या रोक दिया जाए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है सर? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस लाया जा सके। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में या वर्ल्ड में ही बोल दो, वर्ल्ड में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वक्त के साथ आप बदल नहीं रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो। एक्सेप्टेबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम जो रहे वो सब उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना, इतना ज्यादा रिजिड ना रहे कि कोई उसको एक्सेप्ट ही करने नहीं मांगे कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा कंट्रोलिंग में नहीं रह सकेंगे। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर रहता है ना कि भाई इतना ज्यादा कंट्रोल करिएगा आप, इतना ज्यादा परेशानी होगा, नहीं भाई हम लोग काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बॉस है, बहुत ज्यादा जो है किच किच करने वाला बॉस है। तो इतना कंट्रोलिंग रहना चाहिए कि एक एक्सेप्टेबिलिटी हो। जैसे कि देखो अब हम लोग का क्लास में एज अ टीचर जाते हैं, तो देखो बहुत साल पहले टीचर्स लोग कैसे, जैसे ही जाता था बच्चा लोग डर जाता था, अरे बाप आगे एकदम मारपीट लगा देंगे, ए पकड़े धाम धाम धो दिए। हम लोग भी मार खाते थे पकड़। और हम लोग से अगर पहले, जैसे कि हम तो पास आउट है 2016 का, 2016 में हम एचएस दिए, तो अगर और पहले जाओ 90s के दौर का अगर बोलोगे
तो उस वक्त में तो टीचर लोग तो धाम धाम मार कर एकदम हॉस्पिटल भर्ती कर देता था बच्चे लोगों को, इतना ज़्यादा रिजिड था। आज के दौर में वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल करने लग जाएंगे, "ऐ क्यों हंस रहे हो?" एक एक टीचर देखते हो ना, तुम लोग के स्कूल में भी होगा, जान पहचान में ही होगा, "ऐ क्यों हंस क्यों रहे, रो क्यों रहे हो, उठ के क्यों, बैठ के क्यों, सो के क्यों?" तो बच्चा चिड़चिड़ा जाएगा, यार क्या बोल रहे हैं। और कोई एकदम ही अगर लीनियत रहे तो उसका तुम लोग जीना हराम कर दोगे। हम लोग के स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे बेचारे अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लीनियत है ना। तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। एक फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी की हाँ भाई हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि मार के तुम्हारा सर फाड़ देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लीनियंट भी नहीं है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हो और तुम जो तो बोलकर चली जाओगे और तुम जो भी कर दोगे, नहीं। तो एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस जिससे तुम्हारा भी काम चल जाए, तुमको भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे, मेरा भी काम हो जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन, क्या मतलब है इंटीग्रेशन का? कंट्रोलिंग लोगों को जोड़े, इंटीग्रेट करे, हार्मनी लाए ऑर्गेनाइजेशन में, डिवाइड ना कर दे, तो क्या फायदा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो, देखो कंट्रोलिंग में तो पैसा लगता है ना, तो इतना ज्यादा पैसा कंट्रोलिंग ही में लग जा रहा है कि बाकी काम करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम तुमको बताते हैं, एक वर्कर है, वो डेली प्रोड्यूस कर रहा है 100 यूनिट और 100 यूनिट का बेचकर कंपनी का फायदा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 रुपया या 1,000 रुपया फायदा हो रहा है, प्रॉफिट है। अब हम लोग कंपनी को डाउट हुआ कि ये 100 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर रही है, 120 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। अब 20 यूनिट ये जो अलग से 200 रुपये में बेच के फायदा कर ले रहा है। तो ये देखने के लिए हम एक आदमी को अपॉइंट कर दिया उसका सुपरविजन के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और वो आदमी को तनख्वाह दे रहे हैं दिन का 200 रुपया, या दिन का 200 नहीं, मान लो दिन का 500 रुपया उसको दे रहे हैं। तो भाई 200 का चोरी रोकने के लिए 500 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इससे तो आदमी ही नहीं बोलेगा यार इससे अच्छा तो वही 200 चोरी कर ले रहे, या बहुत ज़्यादा डाउट है तो तुमको उसको हटाओ। बट 200 बचाने के लिए 500 रुपया कंट्रोलिंग में लगा दोगे तो बेवकूफ़ी है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, और इस तरह से प्लेस किया जाए कंट्रोल सिस्टम को कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हो, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मेन एक्टिविटीज कवर्ड अप हो जाए। करेक्टिव एक्शन अगर जरूरत पड़े तो अगर पता चल जाए क्या चीज से डिविएशन आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कंट्रोल भी किया जा सके, करेक्टिव एक्शन भी लिया जा सके। एम्फेसाइज ऑन एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन जो है उसको उसके ऊपर एम्फेसाइज करना है। अ गुड सिस्टम वो है जो एक्सेप्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, ताकि इंपॉर्टेंट डिविएशंस जो प्रॉब्लम्स आ रहा है मैनेजमेंट के अटेंशन में लाया जा सके उसको। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट डज नॉट हैव टू बॉदर विद एक्टिविटीज, मतलब जो काम अच्छे से चल रहा है उसका तो टेंशन नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे क्लास में भी तुम लोग का होता होगा, अब देखो 50 बच्चा का क्लास है, 2 बच्चा जो है बहुत ज्यादा डेंजर है ना, वो एकदम पूरा क्लास को टेंशन में डाल के रखेगा। तो कोई एग्जाम, मान लो एग्जाम हॉल में वो 2 बच्चा गया, तो एग्जामिनर जो रहता है पता है कि ये 48 बच्चा तो ठीक है, टेंशन वाला मामला नहीं, ये दोनों बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली नज़र रखेगा कि कहीं कुछ कर रहे तो नहीं है, कुछ लेकर तो बैठा हुआ नहीं है, टाई के अंदर, पेपर के अंदर कुछ लेकर तो बैठा हुआ नहीं है, पैंट में, मोजा में, पर्स में। तो ये सब क्या, ये हो गया एम्फेसाइज ऑन एक्सेप्शन। वो लोग एक्सेप्शन है, वो लोग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अब एग्जामिनर जाके उसी के वहाँ बार बार घूमे आएगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है देखा जाएगा, क्योंकि भाई तुम एक्सेप्शन हो, बाकी सबको तो पता है वो लोग ठीक ही है। तो उसी तरह मैनेजमेंट में भी जो एक्सेप्शन है कंट्रोलिंग सिस्टम, उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा अच्छे से दे। तो क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखिए ये हम लोग के सिलेबस में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स। क्यों हम 3 पॉइंट बोल रहे हैं, बोले तो ये चैप्टर से जितना भी पढ़ना है आपको 3 पॉइंट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा, तो 5 मार्क्स का 5 पॉइंट ये याद करके आप करिएगा क्या। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप जितना अच्छा से प्लान कर ले, स्टाफिंग कर लो और डायरेक्ट कर लो, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो मैनेजमेंट का जितना भी एक्टिविटीज है वो कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो
एक साउंड कंट्रोलिंग सिस्टम क्या क्या इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स पहुंचाता है ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर 1, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या मतलब है सर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का? इसका मतलब होता है कि प्री डिटरमाइंड प्लान्स या टारगेट्स जो फॉर्म हुआ है और मैनेजमेंट फॉर्म किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव, कंट्रोलिंग कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को तुम्हारा जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लेगा ताकि उसको ठीक किया जा सके। इन दैट वे कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंट्रोलिंग रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करता है और बेस्ट पॉसिबल यूज में पुट करता है। अगर कंट्रोलिंग सही से नहीं होगा तो रिसोर्सेज या तो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा या तो ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन को अंडर यूटिलाइज होने देगा और ना ही ओवर यूटिलाइज होने देगा, बेस्ट पॉसिबल वे में ऑप्टिममली यूज करेगा रिसोर्सेज को। कोपिंग विथ चेंजेस, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को और वर्कर्स को चेंजेस के साथ कोप अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पे इतना तेजी से चेंजेस आ रहा है कि अगर इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन जो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। तो कंट्रोलिंग का ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कंट्रोलिंग जो है एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स सेट करता है और जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस के साथ कोप अप करने में हेल्प करेगा। एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम जजेस द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड रिवाइजेस द स्टैंडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम वो स्टैंडर्ड को रिवाइज करते रहेगा। इंश्योर्स ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर और डिसिप्लिन दोनों ही मेंटेन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर कंट्रोलिंग सिस्टम ना रहे तो सब कुछ कियोस होकर रहेगा, कियोटिक हो जाएगा, है ना, इनडिसिप्लिन हो जाएगा। एक टीचर एंटर किया क्लास में और उसका क्लास कंट्रोल अच्छा नहीं है तो डिसिप्लिन रहेगा, क्लास में नहीं रहेगा। अगर उसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तुम लोग सबसे ज़्यादा कौन टीचर को परेशान करते हो? वो टीचर जिसका कंट्रोल वीक है। अब जो टीचर का कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, कोई सोचेगा चलो तो उसका क्लास में यहाँ से वहाँ तक पानी फेंक दे रहे या चिल्ला दे रहे, कुछ फेंक दे रहे, फ़ोन यूज़ कर ले रहे, नहीं, है ना। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, एक दो तो मोहल्ला का छटा हुआ बदमाश जो स्कूल में एडमिशन ले रही है, जिसको उसका माँ बाप को भी पता है कि वो ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं, तो वो तो वैसा करेगा ही करेगा, वो तो एक्सेप्शन है। बट जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो एवरेज और अच्छा स्टूडेंट है या जो एवरेज बिहेव्ड स्टूडेंट है, तो वो लोग अच्छा टीचर का जो कंट्रोल्ड होता है क्लास में उसमें कुछ नहीं करेगा। थोड़ा सा लीनियंट टीचर आ गया बस उसका नाक में दम कर देगा। देखो, मोटिवेट द एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करता है, कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो और बेटर वे में परफॉर्म करे। अब देखो कैसे, उसको पता है कि भाई मेरा जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो उसको अचीव करना है। अगर हम अचीव कर लेंगे तो मेरा वाहवाही होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमको इंसेंटिव मिलेगा, हमको प्रमोशन मिल सकता है। बट अगर हम कुछ गड़बड़ किए तो हो सकता है ये डीमेरिट्स के तौर पे भी इसको गिना जा सके। यार देखो ना, जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड तो ये फुलफिल ही नहीं कर पाया, तो इसको एज अ डिसएडवांटेज भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो मोटिवेट द एम्प्लॉयज और एक स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि और ज़्यादा बड़ा वे में बढ़ा चढ़ाकर एम्प्लॉय जो है अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। कोऑर्डिनेशन ऑन एक्टिविटीज, क्या मतलब है इसका? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज का मतलब होता है
कंट्रोलिंग जितना भी एक्टिविटीज है इन एंड अराउंड जो ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, वो सब को एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट का को एक ऑब्जेक्टिव के तरफ काम करने पे कंट्रोल्ड करता है, एफर्ट दिलाता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो लोग एक डायरेक्शन में काम करें। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, मिनिमाइजिंग द एरर्स। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम एरर्स को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कम करता है। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स टू मिनिमाइज द एरर्स बाय कंटिन्यूअस चेकिंग एंड मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअसली चेकिंग और मॉनिटरिंग के थ्रू क्या करेगा, वो एरर को मिनिमाइज करता है। मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट का कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करने का ट्राई करता है एरर्स को, और टाइम रहते हुए एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम के तहत उसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी किया जा सके रेमिडियल स्टेप्स वो लिया जाएगा। बेटर रिजल्ट्स, जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंस उसका ये है कि कंट्रोलिंग से रिजल्ट बेटर होगा, है ना। रिजल्ट क्या होगा, बेटर होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसका रिजल्ट इंप्रूव होगा या बेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। होपफुली आप लोगों को कोई दिक्कत यहां पे नहीं हुआ होगा। चलिए बच गया है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, इफेक्टिव कंट्रोलिंग। ठीक, तो हम लोग क्लास को यही तक रखते हैं। पूरा कंप्लीट करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, एंड थ्योरी हम उतना लंबा करते नहीं है, तो उसको यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नंबर 2 से डे 2 में खत्म हो जाएगा ये, और लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट यूट्यूब में सिर्फ यही वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो नहीं आएगा। जैसे कि हम बोले थे, पहला चैप्टर हर सब्जेक्ट का फुल यूट्यूब में डालेंगे विथ नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग। फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड सिर्फ डे 1 का वीडियो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हम लोग के साथ जुड़ना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग कांटेक्ट करिए। ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों के साथ आप जुड़िए। पूरा जो सब्जेक्ट्स है कॉमर्स का, 5 सब्जेक्ट्स का आपको क्लासेस मिल जाएगा मात्र 2000 रुपीज़ पे, आपका जो भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है। और अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स, बिजनेस स्टडीज, CLPA, तो वो तो आपका सिर्फ 1000 में ही हो जाएगा। पूरा वीडियोस, नोट्स, इंपॉर्टेंस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, वो सब आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो यूट्यूब, व्हाट्सएप में हमको बहुत कोई हमसे डाउट पूछता है। ठीक है, छोड़ो, व्हाट्सएप खोलना जरूरी नहीं होगा। तो बहुत आप लोग जानते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, हम उन लोग का डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ये थ्योरी है, समझ रहे ना, तो इसको आप लोग को स्टार्टिंग से राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। BSTD एंड जो अदर थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है देन मेक श्योर कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, हम पढ़ लिए समझ लिए नहीं होगा। इसीलिए देखो, मेरा जो चैनल ड्राइव है उसमें हम चैप्टर वाइज 1 से लेके एंड तक का पूरा सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन और उसका आंसर दिया हुआ चैप्टर, और फिर क्विक रिवीजन नोट्स कि भाई आपको क्विकली कुछ करना है। देख रहे हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालना होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट 2, ये सब आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? तो आप लोग हम लोग के कोर्स में जुड़िए, और फिर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट है तो वो लोग आंसर लिख कर हमको भेजते हैं, सर देखिए तो 5 मार्क्स के लिए ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए ठीक है। फिर हम लोग को बोलते हैं हाँ बाबू ठीक है, या इसमें इस आंसर में हमको ये चीज़ कमी लग रहा है, इस आंसर में हमको ये चीज़ कमी लग रहा है, तो इसमें ये ऐड कर सकते हो। तो ये ऐसा पर्सनलाइज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन और भी आपको टीचर्स लोग पढ़ा देंगे, बट आप उनसे बोलिए, कुछ डाउट पूछिए, वो लोग नहीं रिप्लाई करेंगे। बट आई नॉट ओनली रिप्लाई, हम रिप्लाई भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त लगता है, ऐसे नहीं कि आप अभी मैसेज किया हम अभी कभी दे दिए। अब जैसे कि अभी कोई मैसेज किया होगा तो अभी तो मेरा 1.5-2 घंटा का हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करेंगे, तो 2-3 घंटा बाद ही हम उसको फिर रिप्लाई देंगे। कभी कभार रात में मैसेज करते हैं, या स्कूल, मेरा तो सुबह स्कूल रहता है
8 से लेके 4 बजे तक, तो उस दौरान मैसेज कर देते हैं हम। जैसे ही फ्री होते हैं उसको रिप्लाई आएगा ही आएगा, और एज सून एज पॉसिबल हम उन लोग को रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के साथ जुड़िए, हम लोग का ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करिए। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसमें आप लोग कांटेक्ट करिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। कोई ऐसा भी आप लोग को डाउट रहेगा, कुछ भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।